कहने को तो हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, पर क्या सही में हम स्वतंत्र हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनका हम सही तरह से प्रयोग नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं एकता और आज का मेरा विषय है RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के बारे में। जानने का अधिकार यानी राइट टू नो सभी को है, पर हम अपने इस अधिकार का प्रयोग खुलकर नहीं कर पाते। आम नागरिक सिर्फ कहने के लिए आम होता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो आम नागरिक के पास एक ऐसा अधिकार है जिससे कि वह बड़े बड़े राजनेताओं और अफसरों की कुर्सी हिला सकता है। यह अधिकार है जानने का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। हम किसी भी विभाग से सूचना लेने का पूरा अधिकार रखते हैं और उसी अधिकार को हम सूचना का अधिकार कहते हैं। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा रामबाण है जो बड़े बड़े अफसरों और राजनेताओं को यह याद दिला सकता है कि आम नागरिक के अधिकार किसी भी उच्च अधिकारी यानी किसी भी बड़े अधिकारी की कुर्सी से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का मतलब यह होता है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, उसको यह अधिकार है कि वह जानकारी प्राप्त कर सके। सूचना का अधिकार का वास्तविक अर्थ बताने से पहले यह बताना जरूरी है कि एक आम नागरिक ही देश को चलाता है। वो कैसे? अब आप समझेंगे एक अच्छे से उदाहरण के साथ। जब एक आम नागरिक कोई भी वस्तु खरीदता है तो वह उस वस्तु को खरीदने के साथ साथ टैक्स पे करता है। उसी टैक्स से सरकारें चलती हैं। जब आम नागरिक ही देश को चलाता है तो उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार किस विभाग में कितना पैसा खर्च करती है, किस अधिकारी या राजनेता की जेब में कितना पैसा जाता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब सूचना के अधिकार के माध्यम से मांगे जा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, यानी यह कानून सरकार द्वारा बनाया गया है जो 12 अक्टूबर सन 2005 को लागू हुआ। यह कानून नागरिक को जानने का अधिकार या सूचना लेने का अधिकार यानी हक देता है। हर नागरिक को सूचना लेने का पूरा अधिकार है। इसके तहत आप सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं, सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं, सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण भी कर सकते हैं, सरकारी कार्यों का भी निरीक्षण कर सकते हैं और सरकार कार्य यानी सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने भी ले सकते हैं। यह अधिकार हमें इतना हक देता है कि हम सरकार से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि इस कानून को पूरे भारत में लागू किया गया है, बस एक राज्य को छोड़कर, और उस राज्य का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में JNK RTI लागू हुआ है। इस कानून की अगर हम बात करें तो इसमें सभी सरकारी पद आते हैं जिनकी जानकारी एक आम नागरिक मांग सकता है। अब मैं आपको यह बताऊंगी कि हम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं यानी आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक को सरकारी संस्थान में जाकर बस एक आवेदन देना होता है और एप्लीकेशन देने के बाद उसका जवाब उस संस्थान को 30 दिनों के भीतर यानी 30 दिनों के अंदर देना होता है। इस तरह से ये देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है जिसका उपयोग कर वह अपनी हक की मांग कर सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि RTI क्या हम भी फाइल कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि RTI कौन फाइल कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी भी सरकारी संस्थान से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं यानी कोई भी सूचना मांग सकते हैं।
अब आपके मन में दूसरा प्रश्न यही आ रहा होगा कि अगर हम आरटीआई फाइल करें तो कहाँ करें, अगर हम आरटीआई के लिए एप्लीकेशन लिखें तो कहाँ लिखें। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अगर आप किसी जानकारी को पाना चाहते हैं तो उससे जुड़े सरकारी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। सरकारी संस्थान को केंद्रीय सरकार ही नियंत्रित करती है, राज्य सरकार भी नियंत्रित करती है। आप वहां भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई के तहत हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनल डिटेल्स नहीं मांग सकते और कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नहीं आती। इन संस्थाओं को आरटीआई लॉ अंडर 24(1) के तहत इससे बाहर रखा गया है। इन संस्थाओं में केंद्रीय सुरक्षा विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आता है, जिन्हें इनमें एक्ट से बाहर रखा गया है। यानी मैं आपको कम शब्दों में यह बता दूं कि हम देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए और जिस भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी उसका पता होना चाहिए कि हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको पता कुछ और करना है और आप दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको उस डिपार्टमेंट का अच्छे से पता यानी एड्रेस पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें आरटीआई करने के लिए अच्छा पैसा लगाना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह काम तो बहुत बड़ा है पर इसकी फीस ज़्यादा नहीं है। जब भी हम फाइल करने जाएं, भले ही ऑनलाइन करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, आपको सिर्फ 10 रुपये अब देना होगा। यानी हमें आरटीआई करने के लिए सिर्फ 10 रुपये फीस देनी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है यानी बीपीएल है तो उसके लिए एप्लीकेशन डालना बिल्कुल फ्री है। इसके लिए उसे कोई सबूत देना होगा कि वह गरीबी रेखा से नीचे है, यानी उसे अपनी बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। यानी मात्र 10 रुपये से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई फाइल करते ही हमें 30 दिनों के भीतर जवाब मिल जाता है। लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी है यानी इसका मकसद किसी की ज़िंदगी से है तो इसकी कम से कम मिनिमम अवधि 48 घंटे है, जिसमें जवाब अवश्य मिल जाता है। यानी बहुत इमरजेंसी सूचना चाहिए हमें तो हमें 48 घंटों में वह सूचना जरूर मिल जाती है। आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, यानी आपका फाइल किया हुआ एप्लीकेशन तभी रद्द किया जाएगा जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अधूरा छोड़ दिया है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने किस तरीके से फीस भरी है, यह भी इसका कारण हो सकता है। अगर आप उस विभाग की जानकारी निकलवाना चाहते हैं जो आरटीआई एक्ट से बाहर है तो वह तो आपका एप्लीकेशन जरूर रिजेक्ट किया जाएगा। यानी आरटीआई एक्ट के बाहर जो भी सूचना मांगी जाती है जो सुरक्षा से रिलेटेड होती है वह सूचना प्रदान नहीं की जाती, इसलिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इतना और बता दूं मैं आपको, अगर हमें कोई भी जानकारी आरटीआई से प्राप्त नहीं होती यानी डिपार्टमेंट से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए हम अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए हमारी सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का प्रबंध कर रखा है। अगर कोई भी एप्लीकेंट यानी जो अप्लाई करता है उसे 30 दिनों के अंदर कोई भी सूचना नहीं मिलती या फिर वह उस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने अपील कर सकता है। पीआईओ की तरह प्रथम अपीलीय अधिकारी भी उसी विभाग में बैठता है जिससे संबंधित जानकारी आपको चाहिए। प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। अपनी एप्लीकेशन के साथ जन सूचना अधिकारी के जवाब और अपनी पहली एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन से जुड़े हुए दूसरे और डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। प्रथम अपील यानी फर्स्ट अपील हम तभी कर सकते हैं जब जन सूचना अधिकारी का जवाब मिलने की तारीख से 30 दिन के अंदर हो। अपीलीय अधिकारी को अपील मिलने के 30 दिन के अंदर, खास मामलों में 45 दिन के अंदर अपील का निपटान करना जरूरी होता है। अगर आपको पहली अपील
दाखिल करने के 45 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता तो आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 45 दिन के अंदर राज्य सरकार की पब्लिक अथॉरिटी के लिए उस राज्य के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से या केंद्रीय प्राधिकरण के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास दूसरी अपील दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली के लोग दूसरी अपील सीधे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरटीआई की उपलब्धियों के बारे में। आपने शायद सुना ही होगा कि प्रसिद्ध 2G घोटाला के बारे में। नहीं तो सुनिए, यह घोटाला उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का सबसे मुख्य यानी सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस घोटाले के कारण भारत सरकार को 1,76,645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बिल्कुल सही सुना आपने, इतने पैसों का नुकसान भारत सरकार को हुआ था। यह सबसे बड़ा घोटाला तब सामने आया जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अधिनियम का उपयोग कर इसके खिलाफ एक आरटीआई दायर की। अब मैं आपको दूसरा आरटीआई का ऐसा ही एक मुख्य कारण बताती हूँ, यानी आपको दूसरा ही एक ऐसा एग्जाम्पल बताती हूँ। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में हुआ था। उस समय आरटीआई से पता चला कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दलित समुदाय के कल्याण हेतु किए गए फंड में से 774 करोड़ रुपए निकाले थे। साथ ही आरटीआई से यह भी सामने आया कि निकाले गए पैसों का प्रयोग जिन सुविधाओं पर किया गया वे सिर्फ मात्र कागजों पर ही थी, यानी सरकार ने जो वो पैसे निकाले उन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने बेशक किसी और काम में किया, पर उन्होंने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट पे दिखा दिया कि वह जन कल्याण या फिर इनके लिए किया गया है। इसी के साथ मैं अपने इस विषय को करती हूँ खत्म। धन्यवाद।